नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यम मिश्रा आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हो रहा हूं अपने YouTube चैनल सत्यम सर के साथ। मित्रों, आज कई दिनों के बाद आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हो रहा हूं, परंतु एक सूचना यह है कि पिछला वीडियो जो सिंड्रोम्स पर था वह लास्ट में टेक्निकल फॉल्ट के कारण अधूरा रह गया था, जिसे इस वीडियो के आखिर में मैं प्रस्तुत करूंगा। इसलिए यह वीडियो लास्ट तक देखिए। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए मेरे साथ जुड़ते हैं। एक टॉपिक है ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी ब्रूनर्स का संज्ञानात्मक सिद्धांत। इस थ्योरी को पढ़ने के पहले तीन प्रमुख बातें आप जान लीजिए। पहली, आप एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी इसके बाद पढ़ेंगे जिसको कहते हैं पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और आप लेव वाइगोट्स्की का थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, जेडपीडी आप समझ चुके हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आप वहां पर जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तीनों ने संज्ञानात्मक विकास पर अपना सिद्धांत दिया। तीनों ने डिफरेंट क्या था? एक लाइन के बाद क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। एक डिफरेंट क्या है? पहला, जैसे ही हम कहते हैं जीन पियाजे, तो जीन पियाजे की थ्योरी पूरी तरीके से सेंट्रलाइज थी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट पर या बायोलॉजिकल मैच्योरिटी पर, जिसको जैव परिपक्वता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव परिपक्वता कहते हैं। यानी बायोलॉजिकल, जैसे उसका शरीर का विकास हो रहा है उस आधार पर पूरी तरीके से उसका सिद्धांत निर्भर कर रहा था। इसी तरह लेव वाइगोट्स्की जब हम पढ़ते हैं तो लेव वाइगोट्स्की हमने चूंकि पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है, इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए कि वहां पर जो आधार बिंदु था उस सिद्धांत का, तो सांस्कृतिकता, सामाजिकता और भाषा विकास, तीन पॉइंट थे इंपॉर्टेंट। यानी संस्कृति, समाज और भाषा, तीनों के आधार पर बालक का कैसे विकास हो रहा है इस पर डिपेंड कर रही थी लेव वाइगोट्स्की की थ्योरी। अब जब ब्रूनर की बात करते हैं तो ध्यान देना है, यह सिद्धांत पूरी तरीके से सांस्कृतिक और सामाजिक, कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट पर निर्भर करती है। यानी आप क्लियर हुआ, जीन पियाजे जैव परिपक्वता बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, ब्रूनर्स सांस्कृतिक और सामाजिक फैक्टर को प्रमुख मानता है, जबकि लेव वाइगोट्स्की इन दोनों के साथ भाषा को जोड़ देता है। क्लियर? डाउट क्लियर? अब आइए जरा देखिए, अब इन्होंने अपनी थ्योरी पर तीन बातें कही या तीन स्टेजेस बताई। इन्होंने किया क्या कि जीन पियाजे का जो जटिलता थी अपने सिद्धांत पर, वो चार अवस्थाओं पर, आगे मैं इस पर बात करूंगा, तो उसमें जो जटिलता थी उसको सरलीकरण करके पूरी तरीके से सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के आधार पर उसका कैसे संज्ञानात्मक विकास होता है इस पर अपनी थ्योरी को बनाया है। ब्रूनर्स बहुत महान मनोवैज्ञानिक हुए और उन्होंने तीन स्टेजेस बताई। फर्स्ट, इनएक्टिव का मतलब है, इनएक्टिव का मतलब सक्रियता, निष्क्रियता नहीं है, IN नहीं है, EN है। इनएक्टिव का मतलब है सक्रिय अवस्था, सक्रियता, सक्रिय अवस्था। आइकॉनिक का मतलब है दृश्य या प्रतिमा, दृश्य प्रतिमा अवस्था। ठीक वैसे ही सिंबॉलिक का जैसी बात करेंगे हम तो सांकेतिक, सांकेतिक का मतलब होता है भाषा, सिंबल, सांकेतिक। यानी तीन बातें प्रमुख रूप से निकल के आ गई। एक, पहली बात आपकी निकल के आ गई है क्या? सक्रिय अवस्था। क्लियर, बात से स्पष्ट है, बालक लगभग 1.5 वर्ष तक, यानी यह भी उम्र का, कई किताबों पर जैसे आपके आरमानो लिखते हैं कि इसको 1 वर्ष तक, इसके बाद इसको 6 वर्ष तक, इसको 7 वर्ष तक। इस कंफ्यूजन पे नहीं पड़ना है, आपको ये ध्यान रखना है कि 1.5 वर्ष तक बालक का जो
डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, वो पूरी तरीके से इस समय सक्रियता पर निर्भर करता है, अर्थात एक्शन पर निर्भर करता है। एक्शन यानी एक्शन बेस्ड है। ये क्या है? एक्शन बेस्ड अवस्था है, जो पहली अवस्था है। यानी एक्शन बेस्ड के मतलब हर कार्य वो करके इंद्रियों के माध्यम से करके दिखाना चाहता है। अगर उसको भूख लगी है तो रोकर मांगेगा, उसको कोई अगर उसको कोई आनंद की अनुभूति होती है तो मुस्कुराकर कहेगा, हाथ पैर के बल पर या उनका प्रयोग करके अपनी बात को मनवाएगा। तो इस तरीके से एक्शन बेस्ड यह अवस्था होती है। एक बात बहुत बारीक है, कहते हैं स्थायित्व का विकास इस अवस्था में होता है या नहीं होता है। जैसे पियाजे की पहली अवस्था जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें नहीं होता है, लेकिन इनकी पहली अवस्था में वस्तु के स्थायित्व का बोध होने लगता है। स्थायित्व का मतलब जैसे बच्चा छोटा होता है तो आप कहते हो ये चिड़िया है, या ये आपका पेन बच्चा मांग रहा है, आप पेन आपका बच्चा मांग रहा है, जिद पकड़े हुए है, तो आपने उसको दिया, उसने तोड़ने लगा, तो उससे लेके आप कहिए ये चिड़िया ले गई, और हाथ आपने पीछे कर लिया। तो जैसे ही हाथ पीछे कर लिया तो मान भी जाता है कि चिड़िया ले गई, या दूसरी चीजों में सेंट्रलाइज हो जाता है, यानी वस्तु का स्थायित्व तो नहीं होता उसकी नजर पे। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो जब आप कहेंगे चिड़िया ले गई और पीछे कर लिए हाथ, तो वो जाके पीछे की तरफ आपकी मुट्ठी पर देखेगा। इसे कहते हैं वस्तु के स्थायित्व का बोध। यानी अब उसको ये लगता है कि चिड़िया नहीं ले गई बल्कि आपके पास ही है, वह वस्तु यही है, और उसको देखने लगता है। तो ब्रूनर्स की पहली अवस्था में स्थायित्व का बोध प्रारंभ हो जाता है, यानी उसका स्थिरता यहां पर आती है सेकेंड स्टेज में, लेकिन प्रारंभ यहां हो जाता है। क्वेश्चन बनता है कहां पर प्रारंभ होता है? यहां प्रारंभ होता है। तो यह समझना है। दूसरा कहता है दृश्य प्रतिमा अवस्था। दृश्य प्रतिमा अवस्था उसने कहा, दृश्य प्रतिमा अवस्था से मींस क्या तात्पर्य है? अब आपका टोटल इमेज बेस्ड है, आपका टोटल क्या है? इमेज बेस्ड आपका उसकी प्रतिक्रियाएं होंगी। यानी अब वह बालक प्रतिमा को देखकर उसके विचारों के आधार पर जैसे देखेगा, उसके मस्तिष्क पर वैसे विचार आएंगे और वो उसको प्रकट करेगा। यानी अब उस दृश्य प्रतिमा के आधार पर अब वो इंद्रियों का प्रयोग जैसे इंद्रिय करता था उसका नहीं, अब किस पर डिपेंड करता है? एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग, प्रत्यक्षीकरण। अब वो देखता है, गामक प्रत्यक्षीकरण कह देते हैं, एक शब्द नया इस्तेमाल करते हैं, गामक प्रत्यक्षीकरण। उसका मतलब क्या? चलायमान होता है उनका प्रत्यक्षीकरण। उन्होंने देखा, उस पर अपने विचार प्रकट किए, लेकिन उस चीज को हटा दीजिए तो उनका विचार उस पर नहीं होता है। इसलिए उस विचार में स्थिरता नेक्स्ट स्टेज में आने लगती है। परंतु इसको इस अवस्था में क्या करता है बालक? इमेज के आधार पर, प्रतिमा के आधार पर, किसी दृश्य को गाय देख रहा है तो गाय के बारे में आपसे बात करेगा, अन्य जानवर देख रहा है उसके बारे में आपसे बात करेगा। तो दृश्य प्रतिमा उसके आधार पर वो चिंतन अब उसका बड़ा होने लगता है, बढ़ने लगता है। नेक्स्ट स्टेज कहते हैं सांकेतिक अवस्था। सांकेतिक का मतलब भाषा, संकेत का मतलब भाषा या सिंबल। अब वह अपनी बात भाषा के आधार पर कहने लगता है, यानी भाषा को प्रमुखता से देने लगता है। भाषा के आधार पर अपने विचार का जो प्रकटोत्सव है वो किसके माध्यम से करता है? भाषा के माध्यम से करता है। यानी अब उसका चिंतन स्तरीय हो गया है, अब वह चिंतन उसका बढ़ गया है। यहां पर ईगोसेंट्रिज्म की अवस्था होती है, यह जरूर नोट कर लीजिएगा। ईगोसेंट्रिज्म पियाजे की सेकंड अवस्था में है, लेकिन इसकी पहले ही अवस्था में होता है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का हिंदी में कहते हैं आत्म केंद्रित। आत्म केंद्रित का मतलब उसको लगता है सारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है, यानी वही प्रमुख है संसार में। अपने जैसे खेलता है, बच्चों के ग्रुप में होगा तो उसको लगेगा मैं लीडर हूं, हर बच्चे के अंदर ये भावना होती है। तो ईगोसेंट्रिज्म इसको कहते हैं, आत्म केंद्रित, अपने ही केंद्रित, उसी के इर्द गिर्द सारी संपूर्ण दुनिया है। तो यह अवस्था किसमें? पहली अवस्था में ये चीजें हो जाती हैं। तो ये रहे 3 पॉइंट्स, और 3 पॉइंट्स में आपको क्या क्या है? पहला दिमाग में ये रखना है एक्शन बेस्ड है, दूसरा इमेज बेस्ड है, तीसरा भाषा या लैंग्वेज बेस्ड। क्या है? लैंग्वेज बेस्ड है आपका। तो अब आपके पास जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो याद कर सकते हैं कि AIL ये क्रम है,
AIL एक क्रम है, और हिंदी मीडियम के बच्चे सदृश याद रखें, ब्रूनर सदृश, यानी हम अपने आधार पर लिख दे रहे हैं। यहां पर जो लिखा है वो हम ऐसे करके लिख दी, ये भाषा का कोई अर्थ ना है, लेकिन एक सीरियल सीक्वेंस में है तो हमको याद होगी कि उसकी 3 अवस्थाएं सदृश या AIL पढ़ सकते हैं आप। ये अवस्थाएं ब्रूनर की 3 हैं, पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अवस्थाएं हैं। अब आइए जरा कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, क्योंकि अभी नया ट्रेंड चला है, जैसे द मोरल जजमेंट किसकी किताब है? पियाजे की किताब है, आपसे पूछा जाता है। द क्रिटिक ऑफ जजमेंट किसकी किताब है? कांट की है। वैसे इनका द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण बुक है, किसकी? ब्रूनर की, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट द कल्चर ऑफ एजुकेशन, एक सेकेंड इनकी बहुत महत्वपूर्ण बुक है। एक्चुअल माइंड एंड, ये एक ही किताब है, एक्चुअल माइंड एंड पॉसिबल वर्ल्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ऑन नोइंग एसे फॉर द लेफ्ट हैंड, यह इनकी एक और महत्वपूर्ण किताब है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा 2 बुक्स, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन और द एक्चुअल द कल्चर ऑफ एजुकेशन, 2 बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। दोस्तों, अब मेरा वादा था आपसे कि जो पुराना वीडियो है वह वीडियो आपको पूर्ण करना है यहां पर, तो सिंड्रोम्स में जो छूट गए थे क्वेश्चन, उनको जरूर ध्यान देना है। तब तक यह आप स्क्रीनशॉट इसका लेकर अध्ययन कर सकते हैं। अब आइए, अब आपके पास यह पिछला जो वीडियो था मेरा, उस वीडियो में इन सिंड्रोम्स की व्याख्या आपकी अधूरी रह गई थी, जरा इनको देख लेते हैं। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जामिनेशन पे पूछा जाता है कि आखिर है क्या। पहला क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, दूसरा टर्नर सिंड्रोम और तीसरा डाउन सिंड्रोम। जरा ध्यान दीजिए, मैंने उस वीडियो में व्याख्यान किया था, लेकिन चूंकि अधूरा रह गया था इसलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा था कि सेल डिवीजन जब होता है, सेल डिवीजन होता है तभी नेक्स्ट पीढ़ी में, हम सभी जानते हैं कि 23 जोड़ी या 23 पेयर के रूप में होते हैं, या टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं व्यक्ति की कोशिकाओं में। अब इन क्रोमोसोम का ही ट्रांसमिशन होता है, तो सेल डिवीजन के कारण नेक्स्ट पीढ़ी में ये जो क्रोमोसोम्स का डिवाइडेशन होता है, तो ये जो लास्ट जोड़ा है, ये 23वें नंबर का जो पेयर है, यह हेट्रोसोम्स या इसी को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, यही जेंडर निर्धारण करता है। इसके डिवीजन में जब सेल डिवीजन होता है तो इसी के डिवीजन में कभी कभी ये दोष पाया जाता है कि ये आपस में अलग नहीं हो पाते, ये आपस में अलग नहीं हो पाते, फलतः ये दोनों एक साथ ट्रांसमिशन हो जाते हैं और इसका एक वाई ट्रांसमिशन होता है। ऐसी स्थिति में 44 क्रोमोसोम तो कॉमन है, पुरुष और महिला में दोनों में एक ही आकार के, एक ही स्वरूप के होते हैं, एक ही लक्षण के होते हैं। लेकिन जो 44 के बाद 45 और 46 ये दोनों मिलकर जेंडर का निर्धारण कर देते हैं। तो यही दोनों में से ये आपका दोनों आ गए और एक यह आ गया, यानी अब आपका 44 के बाद 45, 46 और 47, अर्थात इस स्थिति में 47 क्रोमोसोम लेकर आने वाली संतान पैदा होगी। इसका यह आशय होता है कि इसमें पुरुष और महिला दोनों के लक्षण आ गए, जिस वजह से इसको कह देते हैं कि थर्ड जेंडर का यह व्यक्ति पैदा हो गया। हमने इसको याद करने के लिए आपको एक सरल तरीका बताया था कि इन दोनों का अलग ना हो पाना, अर्थात इन दोनों का यहां चलाना, अर्थात हमने अपनी भाषा में इसको प्रयोग किया कि यहां साफ हो गया, यहां कुछ बचा नहीं है, साफ हो गया, इसलिए क्लीनफेल्टर, यानी जब क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाए, दोनों के दोनों आ जाए, यहां सब साफ हो जाए, तो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। ऐसा हमने चर्चा की थी। अब एक स्थिति और बनती है, क्या? ये दोनों विभाजित नहीं हो पाते हैं, या इन दोनों में विभाजन नहीं हो पाता है और एक क्रोमोसोम यहां पर ट्रांसमिशन हो पाता है, ये क्रोमोसोम ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में 44 के बाद सिर्फ 45 क्रोमोसोम ही लेकर पैदा होती है संतान, या इसको लिखने के लिए इस तरीके से कर देते हैं
कि यह X0 यह XO भी कहा जाता है, और ऐसी स्थिति में 45 क्रोमोसोम लेकर संतान पैदा होती है। जब यह स्थिति बनती है तो इस स्थिति में क्या होता है, महिला के गुण तो आ गए, पुरुष के गुण नहीं पुरुष का क्रोमोसोम नहीं आ पाता। तो ऐसी स्थिति में एक बनती है कि बच्चा जो पैदा हुआ है वो एक क्रोमोसोम कम लेकर पैदा हो रहा है, 45 हो रहा है, जिससे उसके अंदर उस बालिका जो जन्म लेगी उसके अंदर पुरुष ये यौन अंग विकसित नहीं हो पाते, यानी वो कद छोटा होगा, दुबली पतली होगी, और उसके यौन अंग जो हैं वो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता सुचारू रूप से। हम ये मानते हैं कि इसका एक्स तो आ गया, लेकिन इसका वाई ट्रांसमिशन होते होते या इसका एक्स ट्रांसमिशन होते होते आना तो चाह रहा था लेकिन लौट गया। ये याद करने का एक तरीका है, व्यवहारिक तरीका, लौट गया। लौटने का मतलब टर्नर सिंड्रोम, यानी जब एक क्रोमोसोम लेकर एक कम क्रोमोसोम लेकर संतान पैदा होती है, ऐसी स्थिति में संतान वह लड़की दुबली पतली छोटे कद की और उसके यौन अंग डेवलपमेंट नहीं हो पाते, जिससे वह बांझपन का शिकार भी हो जाती है, मां नहीं बन पाती है। नेक्स्ट हमें डाउन सिंड्रोम की भी व्याख्या की थी। डाउन में क्या है, जैसे आपका 23 नंबर पेयर है, 22 नंबर पेयर है, 21 नंबर पेयर है, 20 नंबर पेयर है, ऐसे करके हम जाते जाएंगे और तब नीचे आएगा 01 पेयर, यानी इस तरीके से 23 पेयर्स के रूप में आपके अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम। हम कहते हैं इसको समझने के लिए कि जब आपका डाउन करे, डाउन का मतलब 21 तक आए, और 21 में भी यह 21 मां का, किसका, मां का क्रोमोसोम, यह 21 जब XX के रूप में हो और यह आपस में अलग ना हो पाए, 21वें नंबर का क्रोमोसोम जब आपस में अलग ना हो पाए, ऐसी स्थिति में डाउन सिंड्रोम होता है। यह क्या होता है, उस बच्चे की जो बॉडी होगी वो अनियमित होगी, उसका स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, और उस बच्चे की जीभ भी मोटी होगी और वह मंद बुद्धि का होगा। ये तमाम चीजें आती हैं। इसी में एक शब्द आता है, एग्जामिनेशन में बहुत पूछा गया है, इसी स्थिति को कहते हैं मंगोलिज्म। क्या कहते हैं, मंगोलिज्म। मंगोलिज्म इसको कहते हैं, इस स्थिति को मंगोलिज्म कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मंगोलिज्म किस स्थिति को है, मां के 21वें नंबर के क्रोमोसोम को अलग ना हो पाए, जिससे मंगोलिज्म जैसा रोग पैदा होता है, आनुवंशिक रोग। हाँ, दो ऑप्शन पे होते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको भी क्लियर कर दें। पटाउ सिंड्रोम और विल्सन सिंड्रोम। जब आप पटाउ सिंड्रोम की बात करेंगे तो यह स्थिति इस तरीके से बनती है कि विल्सन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम्स में दो चीजें ध्यान दीजिएगा। इन दोनों को समझने के पहले आप इन तीन को बहुत इंपॉर्टेंट से समझिएगा, क्योंकि ये तीनों आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। एक बार भी एक स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, इनको देख सकते हैं। जैसे पटाऊ में होता क्या है, डाउन्स का ही अपना एक अलग तरीका है इसमें। इस पटाऊ में व्यक्ति की जीभ जो होती है वो कटी होती है, ऊपर का ओंठ कटा होता है, ज्यादातर ऊपर के ओंठ कटे होते हैं बालक के। तो यह ओंठ, यानी इस पटाऊ सिंड्रोम में ऊपर का ओंठ कटा होता है, जीभ भी कटी हो सकती है, तालू में छेद होता है, ऐसी स्थिति बनती है, और बच्चा मंद बुद्धि का भी होता है, आंखों की जैसी समस्याएं भी इसके साथ उत्पन्न होती हैं। विल्सन सिंड्रोम में आपके शरीर में कॉपर की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिससे आंखों के चार घेरे के रूप में रेटिना के चारों ओर भूरे रंग का घेरा बन जाता है, जिससे आपकी आंखें भी दिक्कत में होती हैं, आंखें भी खराब होती हैं, और यह आपके शरीर को कमजोर करता है। तो आप ये इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अब आया यूजेनिक्स और यूथेनिक्स, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेनिक्स या सुजनन शास्त्र इसको कहते हैं, सुजनन शास्त्र या सुजनकी भी कह देते हैं। इसके जनक के रूप में जाना जाता है यूजेनिक्स में फ्रांसिस गाल्टन को। किसको जाना जाता है, फ्रांसिस गाल्टन को जाना जाता है, फ्रांसिस गाल्टन को जाना जाता है। सुजनन शास्त्र के जनक के रूप में फ्रांसिस गाल्टन को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या किया जाता है, आपके जो ये विकार उत्पन्न हो रहे हैं, आनुवांशिक विकार जो उत्पन्न हो रहे हैं, इसका अध्ययन किया जाता है।
दूसरा एक यूथेनिक्स भी पूछा जाता है, जिसको हिंदी में कह देते हैं सौ परिवेशिकी। इसका अर्थ क्या होता है? अच्छे आनुवांशिक गुणों का, लक्षणों का पोषण किया जाता है, उनको सुरक्षित रखा जाता है और आने अन्य पीढ़ियों पर ट्रांसफर किया जाता है। यानी अच्छे गुणों को पोषण किया जाता है, उनको उनकी शिक्षा दीक्षा करके उनको आगे बढ़ाया जाता है यूथेनिक्स के अंतर्गत। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है अगर यह वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको जरूर आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।